Hello everyone, and as you already know that we are discussing NCERT 11th क्लास की जो NCERT है उसकी जो मिडाल हिस्ट्री की सतीश चंद्रा की ओल्ड NCERT है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं और ये है चैप्टर नंबर 5 और इस चैप्टर का नाम है द एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. So, my name is Shubham and I welcome you all to the channel of IS Social. So, आगे शुरू करते हैं चैप्टर के बारे में. तो आज जो टॉपिक है हम लोग महमूद ऑफ गज़नी के इन्वेजन के बारे में इस डिस्कशन में हम देखेंगे कि महमूद ऑफ गज़नी कौन था, उसने हमारे देश पर हमला क्यों किया और उसके क्या इम्पैक्ट रहे. तो अगर महमूद ऑफ गज़नी के बारे में अगर हम बात करें इंडिया के कंटेक्स्ट में तो 1000 से लेके 1027 AD के बीच उसने लगभग 17 इन्वेजन्स किए जिसको हम लोग 17 रेड्स कहते हैं. ठीक है, तो इन रेड्स के बारे में जानने से पहले हम ये देखते हैं कि जब महमूद ऑफ गज़नी का हिंदुस्तान में हमला होना शुरू हुआ तो उस समय देश में क्या चल रहा था. ठीक है, तो अगर हम देखें तो महमूद ऑफ गज़नी के इन्वेजन के टाइम पे अगर ये वाला जो फ्रंटियर रीजन है, ठीक है, मैप पर ध्यान देंगे तो ये वाला जो एरिया है जो खैबर पास से बेसिकली जो एंट्रेंस है, जो गेटवे टू इंडिया है, वहाँ पर एक डायनेस्टी, एक किंगडम राज कर रही थी जिसका नाम था हिंदू शाही किंगडम. और ये हिंदू शाही किंगडम पंजाब से लेकर काबुल तक फैली हुई थी जिसकी राजधानी का नाम था वह हिंद, जो आज के मॉडर्न टाइम पे जिसे हम भटिंडा भी कहते हैं, जो कि पंजाब में मौजूद है. और दो इम्पॉर्टेंट राजा हैं जो इस हिंदू शाही डायनेस्टी पे रूल करते थे. एक का नाम था जयपाल और दूसरे का नाम था आनंदपाल. तो जयपाल वॉज द फादर और उनके बेटे का नाम था आनंदपाल. आगे चलते हैं. अगर हम बाकी देश के बाकी रियासतों के बारे में बात करें तो कश्मीर में उस टाइम पर एक लोहारा डायनेस्टी करके एक डायनेस्टी थी, वो राज्य कर रही थी. और लोहारा डायनेस्टी का फैमिली रिश्ता था हिंदू शाहियों के साथ. अगर हम कन्नौज उत्तर प्रदेश की तरफ आते हैं तो कन्नौज के ऊपर गुर्जर प्रतिहारा राजा राज्य कर रहे थे. फिर उसके अलावा बंगाल में पाला डायनेस्टी, ये वाले एरिया में पाला डायनेस्टी राज कर रही थी. फिर गुजरात में सोलंकी डायनेस्टी, ये वाला जो गुजरात वाला रीजन है यहाँ पर सोलंकी राज्य कर रहे थे. मालवा जो रीजन है वहाँ पे परमार डायनेस्टी, यानी ये जो मालवा रीजन है यहाँ पे परमार राज कर रहे थे. फिर बुंदेलखंड रीजन में चंदेल डायनेस्टी राज्य कर रही थी. ये वाला जो एरिया है यहाँ पे चंदेल राज्य कर रहे थे. और अगर हम साउथ में बात करें तो कर्नाटक वाले रीजन में यहाँ पर लेटर चालुक्याज, या जिनको हम वेस्टर्न चालुक्या भी कहते हैं, ठीक है, वेस्टर्न चालुक्या भी कहते हैं, वो राज्य कर रहे थे. और ये वाले एरिया में चोलाज रूल कर रहे थे. ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज़ हैं जो इंडिया के अलग अलग कोनों में रूल कर रही थी जब महमूद ऑफ गज़नी का इन्वेजन हिंदुस्तान में शुरू हुआ. तो ये इम्पॉर्टेंट है, इनको याद रखेंगे. कई बार क्वेश्चन आजकल यूपीएससी में अगर आप देखें तो क्रोनोलॉजी के ऊपर भी सवाल काफ़ी आते हैं. ठीक है, फिर अब देखते हैं महमूद ऑफ गज़नी था कौन. तो महमूद ऑफ गज़नी वो इस्लामिक इन्वेडर था जिसने 1000 से 1027 AD के बीच में हिंदुस्तान के ऊपर 17 बार हमले किए. उसके बाप का नाम था साबुक्तजीन और ये लोग गज़नविड एम्पायर पे रूल करते थे. अगर आप गज़नविड एम्पायर का मैप देखेंगे तो ये था गज़नविड एम्पायर का मैप. इस गज़नविड एम्पायर का शासक था महमूद ऑफ गज़नी और उसके बाप का नाम था साबुक्तजीन. जैसा कि मैंने बताया कि 1000 से 1027 AD के बीच में उसने 17 बार हिंदुस्तान के ऊपर हमले किए. और इन हमलों के पीछे दो ऑब्जेक्टिव था. पहला था हिंदुस्तान में जो पैसा है, जो इतना ज़्यादा रिच था, उसको लूटना, ये पहला ऑब्जेक्टिव. और इस्लाम के धर्म को फैलाना, ये दूसरा ऑब्जेक्टिव. और इन्हीं दोनों की वजह से अगर आप देखें कि इसके जितने भी हमले हुए वो हिंदुस्तान के ऐसे शहरों पे हुए जहाँ पर हिंदू मंदिर थे. हिंदू मंदिर, तो हिंदू मंदिरों को सबसे ज़्यादा नुकसान महमूद ऑफ गज़नी के इन्वेजन की वजह से झेलना पड़ा. फिर अगर आप देखें तो जो गज़नी के इन्वेजन के पीछे जो मकसद हमने देखा कि वो रिलीजियस और इकोनॉमिक था, यानी कि प्लंडर करना,
प्लंडर करना और इस्लाम को फैलाना। एक बात ध्यान रखेंगे, उसका कहीं से भी मकसद नहीं था कि वो हिंदुस्तान के ऊपर अपना शासन एस्टैब्लिश करे। ही डिड नॉट वांट टू एस्टैब्लिश हिज किंगडम, हिज पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर इंडिया, पर बस वो चाहता था कि हिंदुस्तान पे वो जब भी हमले करे, हिंदुस्तान से मोटा पैसा उठाकर वो अपने वतन यानी गजनविड एम्पायर लेकर जा सके और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो ज़ोर ज़बरदस्ती से इस्लाम धर्म कबूल करा सके, क्योंकि वो चाहता था कि उसे आने वाली पीढ़ियाँ इस्लाम धर्म के हीरो के रूप में देखें। अगर उसके इनिशियल रेड की बात करें तो महमूद ऑफ गज़नी की जो इनिशियल रेड हुई हिंदू शाही किंगडम के खिलाफ हुई। ये रही हिंदू शाही किंगडम, जिनके बारे में हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। और 1001 में जयपाल इस महमूद ऑफ गज़नी से हार जाते हैं और आउट ऑफ डिस्गस्ट जयपाल सुसाइड कर लेते हैं। बाद में उनका जो बेटा था आनंदपाल, उसने अपने बाप की मौत का और हार का बदला लेने की कोशिश की, लेकिन इसी क्रम में ही वॉज ऑल्सो डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वैहिंद। ठीक है, और आनंदपाल की भी हार हो जाती और पहला जो रेसिस्टेंस है, ठीक है, बारबेरिक इस्लामिक वर्ल्ड से इंडिया की तरफ, वो पहला जो बैशन है, पहला जो फ्रंटियर है, वो टूट जाता है और इसकी वजह से आने वाले रेड्स में महमूद ऑफ गज़नी को ज़्यादा रेसिस्टेंस नहीं झेलना पड़ता है। फिर अगर हम 1018 में देखें तो 1018 में जब महमूद ऑफ गज़नी ने इन्वेड किया तो मथुरा और कन्नौज के मंदिरों पर उसका हमला सबसे ज़्यादा तीखा था और यहाँ के मंदिरों को उसने निशाना बनाया, उनको तोड़ फोड़ की, उनको लूटा और वहाँ पे जितने भी साधु संत थे उनको मौत के घाट उतार दिया। फिर 1024 में अगर हम देखें तो 1024 में महमूद ऑफ गज़नी मुल्तान होते हुए राजस्थान यानी आज का राजपूताना यानी आज का राजस्थान, वहाँ से होते हुए सोलंकी राजा भीमा द फर्स्ट उनको हराता है और अनहिलवाड़ जो उनकी राजधानी थी, सोलंकी डायनेस्टी, ये है सोलंकी डायनेस्टी जिनको हम चालुक्य सोलंकी भी कहते हैं, उनको हमला किया और उनकी राजधानी को भी उसने तहस नहस कर दिया। और जो सोमनाथ का जो फेमस टेम्पल है, सोमनाथ का जो फेमस टेम्पल है, उसको भी निस्तानाबूद कर दिया। ठीक है, तो ये महमूद ऑफ गज़नी का था इन्वेजन। अब इसका इम्पैक्ट देख लेते हैं। तो पहला इम्पैक्ट ये है कि भाई इसने हिंदुस्तान की जो रेसिस्टेंस है, ठीक है, जो प्रतिरोध की जो क्षमता है, उसको एक्सपोज कर दिया कि राइट इंडियंस आर नॉट, द इंडियन रेसिस्टेंस अगेंस्ट फॉरेन इन्वेजन इज़ नॉट दैट पावरफुल, इट इज़ नॉट दैट टेंसाइल। ठीक है, और जैसे ही रेसिस्टेंस टूटा, आने वाले समय में टर्किश इन्वेजन के हमलों के लिए रास्ता तैयार हो गया। तो ये हो गया उसका फ्यूचर इम्पैक्ट क्या होने वाला है। उसके अलावा अगर हम देखें तो महमूद ऑफ गज़नी के साथ दो इम्पॉर्टेंट मैन ऑफ लेटर जिनको कहते हैं वो भी आए, जिसमें एक का नाम है फिरदौसी। उन्होंने लिखा शाहनामा पर्शियन भाषा में। शाहनामा ईरान के जितने भी राजा हुए हैं, जो किंगडम और डायनेस्टीज़ हैं, उनकी हिस्टोरिकल अकाउंट देती है शाहनामा। फिर उसके अलावा अल बेरूनी जिन्होंने एक किताब लिखी किताबुल हिंद। ठीक है, इसी किताबुल हिंद में हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि अल बेरूनी ने बात की थी कि हिंदुस्तान के जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, स्पेशली जो ब्राह्मण, वो किस तरीके से इतना ज़्यादा उनका इंसुलर एटीट्यूड है, इतना ज़्यादा साइलो मेंटालिटी है कि वो अपने ज्ञान को अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं और किसी के साथ भी शेयर नहीं करते हैं। तो इस हिसाब से क्रिटिसाइज़ भी किया है। बाकी अल बेरूनी ने हिंदुस्तान की तारीफ़ भी करी है, उसकी रिचनेस, उसके फैबुलस वेल्थ, उसकी क्लाइमेटोलॉजी, उसकी रिचनेस, इन सारी चीज़ों को भी अल बेरूनी ने सराहा भी है। कुछ जगहों पे क्रिटिसाइज़ भी किया है, जैसे मैंने अभी बोला कि साइंस या विज्ञान या नॉलेज को किस तरीके से हम छुपा के रखते हैं और दूसरे को ना देते हैं, ना दूसरे से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा अल बेरूनी ने हिंदुस्तान में चलने वाली जो अनटचेबिलिटी की प्रथा है उसको भी क्रिटिसाइज़ किया है कि किस तरीके से लोग छुआछूत की बात पे या सोशल पोल्यूशन के कंसेप्ट पे विश्वास करते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया गजनी इन्वेजन के बारे में। अगले चैप्टर में, इसी चैप्टर का जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम मोहम्मद गौरी के इन्वेजन के बारे में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट, एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस lecture with your friends. Thank you.